चल जल्दी वो कहाँ गए थे वो पीछे का आगे से मारेगा नहीं थप्पड़ चल आगे से अरे हीरो चल आगे से चल आगे से मारोगे चल चल चलो कहाँ तक हुआ था ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन चालू किया मैंने उसके बाद स्लाइडिंग करो क्या नहीं मालूम
आधा घंटा पैसे लेते हो चलो तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या है अरे बेटा दे यार मेटालिक और मेटल्स की छोटी प्रॉपर्टीज होती है जैसे रेजिस्टेंस malleability ductility they are both conductor of electricity right so physical property they are hard metals फिर उनका डेंसिटी ये सब आप पॉइंट वाइज क्लियर तो बुक में देखो पॉइंट वाइज आपको लिखा भी होगा लिखते जाओ या नोट कर लोगे बाद में मैं देखो आप बुक में देखो पेज नंबर 168 बेटा तो क्या लिखा है बेटा फर्स्ट पॉइंट ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर एलिमेंट्स आर मेटल्स तो बुक में पॉइंट करा दो लिख लो बाद में अभी लिखाना है लिखते जाओ बड़ा चलो फर्स्ट all transition elements are metals all show the metallic character ऐसा लिख लो all transition elements show metallic character clear मतलब metals के जो भी character होंगे transition element भी show करता है clear हुआ second point they are hard lustrous malleable ductile and form ductile तक बस देखो ductile हो गया third point they form alloy ALLOYS with other metals they form alloy with other metals हो गया कितने हो गए आपने लिखा आगे लिख लो they are good conductor of heat and electricity except ब्रैकेट में लिखना except zinc cadmium and mercury रीजन क्या है मालूम है देखो मेटालिक बॉन्ड होता है दे आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मर्क्यूरी Hg मेल्टिंग हार्डनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है मेटालिक नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो ओनली 3 या 4 एलिमेंट लास्ट का एक CnB है ना दे हैव ए D10 कॉन्फिगरेशन मैंने आपको पहले भी बोला था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको मालूम है these 4 एलिमेंट विल नॉट कंसीडर्ड एज वन ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि ट्रांजिशन का डेफिनेशन मैंने बताया कि दे कंटेन n-1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके लिए बोल रहा है दे आर गुड कंडक्टर एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट द व्हाट जिंक डन लिख लो नेक्स्ट दे possess
हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके क्या हार्ड मेटल होंगे तो क्या होगा, इनका स्ट्रांग होगा एसोसिएशन, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। डन। बुक में जो डायग्राम है टेबल है, टेबल या डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको ओनली क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि राइट एनी फोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसके बाद बेटा एटॉमिक प्रॉपर्टीज, ये फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड एटॉमिक properties and then in periodic table। इनका ट्रेंड में अपने को एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं और इनका ट्रेंड, तीनों एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, सब आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफिनिटी तो नॉन मेटल्स में आएंगे। इसमें आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या बोला जाता है बेटा, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। देखो कोई भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राइट एनी टू या एक्सप्लेन एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको दे सकता है फर्स्ट एटॉमिक साइज, देखो आपके टोटल आई थिंक 6 प्रॉपर्टीज लिखा होगा। फर्स्ट देखो दिया होगा एटॉमिक साइज, सेकंड होगा आई थिंक आयनाइजेशन एनर्जी, बराबर, थर्ड होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मेटालिक कैरेक्टर, और फोर्थ क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के कलर, और फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, बराबर ना। तो सबसे पहले एटॉमिक या आयनिक साइज या रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई साइज बोल सकते हो या आयनिक साइज और वर्ड रेडियाई। अब डेफिनेशन ऐसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन ऑलरेडी मालूम है। एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम center of nucleus to outermost shell known as the word atomic size। atoms में देखेंगे तो atomic size, ions में देखेंगे तो ionic size, क्लियर। और इसमें भी आपको मालूम होगा cation है जो smaller size than neutral atom and ion है जो larger size than the word neutral atom। तो ट्रेंड आपका पहले एटॉमिक साइज का आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे शॉर्टकट में आपके पास तो क्या पहले आपको याद रहे, क्योंकि जो अभी आप प्रॉपर्टीज करोगे तो यहाँ पे कंपेयर कर लो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से कंपेयर कर लो, और 3D सीरीज में देख लो किसका लार्जेस्ट होगा किसका स्मॉलेस्ट, क्योंकि वैल्यू वाले क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे कि किसका कितना एटॉमिक साइज है, किसका कितना कम एटॉमिक साइज, ये सब नहीं पूछा जाता आपको। या तो डायरेक्ट बोल जाता है राइट सम प्रॉपर्टी, या आप ऑर्डर बता दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नॉर्मली जो होता है एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो पीरियड सेम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्लियर। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता है साइज उतना क्या होता है, कम हो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा तो एटॉमिक साइज होता है डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो इंक्रीज करेगा। तो जब हम कंपेयर करते हैं आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक, करेक्ट करो कुछ टाइम ही नहीं आने का, अभी भी चल दो,
एटॉमिक साइज और आयनिक साइज। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। अब हम कंपेयर करें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, अगर हम कंपेयर करें किसी भी पीरियड में इन दोनों ब्लॉक से, तो डी ब्लॉक का इंक्रीज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपको मालूम है क्या होता है, डिक्रीज करता है, बराबर। तो डी ब्लॉक का जो साइज होता है एलिमेंट का, एस ब्लॉक से क्या होगा, कम होगा, और पी ब्लॉक से क्या होगा, समझा। यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, तो नोट कर लो, इसके बाद लिखो। बोलो। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेंगे, टॉप टू बॉटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे बेटा एस ब्लॉक पी ब्लॉक से, एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट have relatively lower size than corresponding S block element, and higher than corresponding P block elements. Done? ये तो हमने कंपेयर किया किससे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से। सेकंड में कंपेयर करोगे इनके ग्रुप के सीरीज में, 3D सीरीज है, तो इन 3D सीरीज हाँ लिखना ही है, हाँ, इन 3D सीरीज atomic size decreases from scandium to zinc. लिख लिया। अब उसमें देखते रहो हायर कितना, आप एक ऑर्डर आपको याद दिलाना चाहिए, क्लियर। क्योंकि 3D सीरीज क्या है, किसी एक पीरियड में लेफ्ट राइट डिक्रीज करता है ना, स्कैंडियम क्या उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, लोअर, और जिंक का क्या आना चाहिए, हायर। क्लियर है चीज। हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज क्या बोलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। बाकी आप रीड करना तो रीड कर लेना। सेकंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन ये है ना, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस मेटल अगर हो, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आई इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड ऐड करते हो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम न्यूट्रल कैसे सेटअप, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गया। Here the amount of energy required to remove an electron from neutral isolated gaseous atom known as what? Ionization energy. अब आयनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, इसके बाद इसका सेकंड क्या होगा? अगर आप कैटायन के इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे? I(E2). यहाँ पे +2 चार्ज रहेगा, +2 अगर आप निकालते हो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? I(E3). अच्छा चाहते हो 2 घंटे एकदम चुपचाप खान पड़ेगा, ये मेरा भेजा किसका ना तो पीटेगा, ढंग से पीटेगा। अरे मुझे ना तो 2 मिनट में ठीक करूंगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर कैटायन से निकालते हो तो इसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, एक और निकालते हो तो इसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन। कैन यू टेल मी तीनों में व्हिच इज बेटर, I(E1) या I(E2) या I(E3)? I(E3). I(E3) जो होता है इज ग्रेटर देन I(E2), ग्रेटर देन I(E1), क्योंकि यहाँ पे कैटायन की साइज कम होती जा रही है, साइज कम होगा तो वी रिक्वायर्ड व्हाट? मोर एनर्जी टू रिलीज देम। इतना पहले आप अगर आयनाइजेशन कर रहे हो तो इतना पहले आपको आना चाहिए डेफिनेशन, और ये I3 I1 I2 के बाद। इसके बाद इनका ट्रेंड क्या होता है, नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है? आप लेफ्ट टू राइट जाते हो या टॉप टू बॉटम? आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, साइज के इनवर्सली होता है। क्लियर? तो ट्रेंड जो होगा अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, साइज कम होगा तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब वो स्ट्रॉन्गर ज्यादा है, तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी। क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयनाइजेशन क्या होता है बेटा? डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जाएंगे
तुम लोग को कभी कोई कुछ जानता होता नहीं करे, कुछ टाइमिंग तुम लोग को पता नहीं है, कभी भी चल देने का। टाइम देख रहा है कितना है, पढ़ना इसलिए जबरदस्ती तुम लोग को बुलाया जाता है। चल बैठ पीछे तुम कॉर्नर में। इन 3D सीरीज ट्रांजिशन सीरीज आप चेक करिए, तो लेफ्ट टू राइट आपको मालूम है क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इन 3D सीरीज आयनाइजेशन जो होगा इज इंक्रीज फ्रॉम कैंडियम टू मतलब जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा सबसे ज्यादा, और इस कैंडियम का सबसे क्या होगा कम। वैसे भी जिंक का D10 होता है, D10 इज व्हाट फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड इज व्हाट स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो जो भी स्टेबल होगा, इवन अब इसमें एक स्ट्रक्चर भी आएगा D5 का भी आएगा, तो D5 D10 का क्या होता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिलीज देम। क्लियर? ये दो लाइन स्टेटमेंट आप कर पाओगे? बुला ले उसको, बुला ले तो तेरा छाती होगा ना, इधर बिठाओ बैठ तो अपना आपसे स्टेटमेंट लिखते हैं लेकिन हमें लिखा हमने फर्स्ट स्टेटमेंट तो लिख पा रहे हैं। हमें सुन रहे हो? तो क्यों नहीं बोल रहा था नहीं लिख पाऊंगा, बोलो सर। हाँ क्यों भाई?
कैसे आएगा? ऐसा नहीं मिलेगा, किधर मिलेगा आएगा कहाँ आएगा अब उसको ढूंढो Done? इसको क्या क्या समझा क्या लिखा बोला तो highest energy increases from बराबर ना चलो थर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं मेटालिक करेक्टर पहला तो ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें क्या बताओ तो समझ लो अच्छे से ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करेगा बेटा दे शो द मेटालिक करेक्टर दे आर मेटल फिर अगेन वही पॉइंट बोलो कि दे आर malleable and that side they have a hard metal high melting point clear इसके बाद जो पॉइंट लिखोगे वो तो मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा था वही अब ये जो मेटालिक बॉन्ड जो होता है बेटा is directly proportional to metallic bond means what strength of metallic bond is directly proportional to number of unpaired electron means greater number of unpaired electron होगा तो greater bond बनाएगा जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा क्या होगा आपके बीच में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा यहाँ तक समझ में आया आपको तो मेटालिक बॉन्ड जो होगा बेटा स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड तो उतना ज्यादा हार्ड मेटल होगा जैसे अगर हम कंपेयर करें 3D सीरीज में तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है क्रोमियम 3D5 वाला जो भी 3D5 के कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो क्या होंगे हार्ड मेटल होंगे अरे मेरी बात समझे तो जब भी आपको ये पॉइंट आता है मेटालिक कैरेक्टर लिखने को तो सबसे पहला बता दो कि दे शो द मेटालिक कैरेक्टर के प्रॉपर्टी बता दो दे आर वेरिएबल डक्टाइल जो भी है इसके बाद वो हार्ड मेटल है दे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर कितना सा पता किया इसके बाद आ जाने का उनके मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे
The strength of metallic bond is directly proportional to समझा इतना. अब greater number of unpaired electron greater stronger. और उसमें एक दो एग्जांपल देना था. एग्जांपल देखिए. क्लियर हुआ. देखो आपकी बुक में क्या लिखा है metallic character में. Lowest enthalpy and vacant d orbital in the outermost shell are responsible for the what metallic of the transition element. This favor for the formation of metallic bond. This हो गया. उसके बाद क्या लिख रहा है बेटा. Metallic bond, and thus these elements show the typical metallic properties. The hard nature of these elements suggests the formation of covalent bond in them. This is possible due to the presence of unpaired electron in these elements. फिर क्या, nearly all transition metal have a what simple hexagonal HCP or CCP or BCC. ऐसा पढ़ा होगा आपने solid state में. Clear, which are characteristics of the truth metals. आगे क्या लिख रहे हैं. In all the transition series, melting point is steady, increases up to configuration like till chromium. फर्स्ट सीरीज में आप जाओगे पीडी में, स्कैंडियम से लेके कहां तक बढ़ेगा बेटा, क्रोमियम तक. बराबर है, जहां तक D5 आता हो. फिर क्या बोले, 4D सीरीज में जाओगे तो टिल मॉलिब्डेनम MO तक. नेक्स्ट में जाओगे तो टिल टंगस्टन तक W. फिर क्या बोल रहा है, शो द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज. फिर मैग्नीज एंड टीसी डिस्प्ले द अनोमलस वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. मैग्नीज और क्रोमियम दोनों में 35 होता है. तो ये दो एलिमेंट क्या होते हैं, अनोमलस वैल्यू में शो करते हैं. इनके पास भी 5 अनपेयर्ड है, बट क्रोमियम से कंपेयर किया जाए तो इनका जो मेटालिक बॉन्ड होता है उससे वीकर होता है. इतना समझा. आगे क्या बोल रहा है बेटा. After this increasing atomic number, the melting point decreases regularly. फिर आगे क्या है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो चलिए स्टार्टिंग के पहले 3 लाइन लिख लो जहां तक रिस्पांसिबल है. फिर उसके बाद हम बता देते हैं कि दे आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो लिखिए लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी and vacant d orbital in outermost shell are responsible for the metallic character of transition elements. Done. नेक्स्ट लाइन से लिखना strength of metallic bond of transition element increases with increase in n-1d unpaired electron. समझा ना. क्या बोला बेटा, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज द व्हाट नंबर ऑफ n-1d unpaired electron. जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना मेटालिक बॉन्ड बढ़ेगा. क्लियर हुआ. उसमें डायरेक्ट एग्जांपल नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं. इन 3D सीरीज एग्जांपल में आ जाओ. इन 3D सीरीज strength of metallic bond increases from
increases from scandium to chromium, बराबर ना, and decreases from chromium to जिंक, क्योंकि जैसे आप जिंक की तरफ बढ़ोगे नंबर ऑफ अनपेड कम होता जाएगा। देखो D6 में आपका कितना आ जाएगा 4, D7 में 3, D8 में 2, D9 में 1। इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम एंड डिक्रीजेस फ्रॉम क्रोमियम टू जिंक। इतना समझा? आगे लिखना, वो शेप लिखना है, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट का बता रहे हैं। तो एक लाइन उसको भी लिख लो, नियरली ऑल ट्रांजिशन मेटल्स, nearly all transition metals have HCP, डायरेक्ट में उसको वो लिखा रहा हूं, चलेगा ना, HCP, CCP, HCP, CCP, cubic closed, BCC, BCC lattice, BCC बॉन्ड बॉडी सेंटर होता है ना, दिया है बुक में, हो गया। BCC शेप या लैटिस लिख दो, डन, यहां तक हो गया। इसके बाद एक लाइन मेल्टिंग पॉइंट का लिख सकते हो, तो लिख लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम Cr, बस फॉर्मूला लिखो Cr क्रोमियम, MO, W tungsten. So highest melting point, in their respective series. तो थोड़ा सा मैंने क्या किया, बुक से आपको मॉडिफाइड करके सिस्टमेटिक वे में लिखवा दिया कि सबसे पहले आपको लिखना क्या, बाद में क्या लिखना है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन देयर रेस्पेक्टिव सीरीज, डन हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। एक लिखने की जरूरत है, लिखी है। नेक्स्ट बोलो, 4 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे लिखा था उस पेज पे आओ तो अपनी नोटबुक में, ऑक्सीडेशन स्टेट मिला पेज, उधर कुछ ऑक्सीडेशन के बाद कौन सा प्रॉपर्टी लिखा आपने, ऑक्सीडेशन के बाद एक और 2 लाइन स्पेस है आपके पास, एक लाइन देखो है क्या, वेट सुनो पहले, आपने क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर KD में किसका होगा बताओ, मैग्नीज का। और अगर पूरे डी ब्लॉक में पूछा जाए तो वही एक नोट करके लिखना है, तो नोट लिख लो उसमें, highest oxidation number of metals in transition element, highest oxidation number of metals in transition element is plus 8 of ऑस्मियम। किसका? ऑस्मियम, मतलब OH का सबसे ज्यादा होता है,
एग्जाम्पल उसका लिख सकते हो आप, जैसे +4 किसका, +7 था KMnO4 में एलिमेंट का। तो ऑस्मियम का अगर हमने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे देखो x + 4 × -2 0, तो x = कितना आएगा। एक तो कभी एमसीक्यू में पूछ दिया कि पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑस्मियम भी है, रेडियम भी है, RH। ऑस्मियम कॉमा करके RH में लिख सकते हो, RH। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले आप एक बार अच्छे से पूरा समझ लो, फिर कैसे सिस्टमैटिक वे में क्या लिखना है सबसे देखते हैं। पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिनो ट्रांजिशन एलिमेंट शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कंसेप्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, 3। और ये कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। What is the meaning of diamagnetic? तो ठीक है, मालूम करते हैं कि पेड़ है तो डायमैग्नेटिक होगा, अनपेड़ हो तो पैर। मीनिंग क्या डायमैग्नेटिक? गुड, आगे बैठने सही बोला एकदम। Diamagnetic means what? The object which will be strongly attracted to the what? Magnetic field. That is called as paramagnetic. ठीक है, जो strongly repel होता हो। ठीक है, बोला तो उसने ना, नहीं बोला बट उतना गया तो हम सकते हो। जो strongly repel करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, diamagnetic। अब फेरोमैग्नेटिक क्या है, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। जो जितना ज्यादा अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। रिलेटिवली अगर जो लार्जर अट्रैक्ट हो रहा है दैट इज द फेरोमैग्नेटिक। रिलेटिवली अगर लोअर वीकली अट्रैक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। दोनों अट्रैक्ट करते हैं बट रिलेटिवली जो हायर होता है उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। अब क्वेश्चन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से कैसे मालूम करेंगे। तो डायमैग्नेटिक जो होता है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस आप क्या बोलते हो, due to presence of unpaired +1d unpaired electron, right? Paired electron। और ये क्या होता है बेटा, ड्यू टू presence of n-1d unpaired electron। ये भी लगभग एक सेम है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर आल्सो पैरामैग्नेटिज्म। तो पहले तो बताओ कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो द both diamagnetic and paramagnetic properties। Diamagnetic due to presence of what, n-1d paired electron। Paramagnetic means what, due to presence of n-1d unpaired electron। अब आपको इससे एमसीक्यू क्वेश्चन या एंट्रेंस बेसिस क्वेश्चन कैसे, आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछ देता है या कोई आयन दे देगा, जैसे आपको दे दिया FeCl3 और दूसरा दे दिया आपको कोई भी कंपाउंड, जैसे जिंक क्लोराइड दे दिया और जिंक क्लोराइड पूछ रहा है इट इज अ डायमैग्नेटिक कंपाउंड या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। आयंस पूछ लिया, ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो क्या करोगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे। तो जिंक आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन होता है, बट +2 करोगे तो क्या जाएगा, 10 है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड हुआ मतलब क्या हुआ, डायमैग्नेटिक।
डन। आपको दिया गया जैसे निकल +2 पूछा गया, ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, तो मोस्टली ऑल आर द व्हाट, मोस्टली ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक एंड पैरामैग्नेटिक, ओनली D10 जहां पे रहेगा D0 रहेगा दैट विल बी डायमैग्नेटिक, बाकी D1 से लेके D9 तक सारे क्या होंगे पैरामैग्नेटिक। जैसे निकल Ni+2, निकल का होता है कॉन्फिगरेशन 3D8 4s2, तो Ni+2 करेंगे तो क्या होगा 3D8 4s0, 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों अनपेड है, ये दोनों अनपेड होने के कारण शो का वर्ड क्या तो समझा। इसके बाद आपको निकालने को आता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फिर मैं एक टॉपिक पूरा अच्छे से करा दूं, फिर आपको क्या लिखना है कैसे लिखना है बता दूंगा। मैग्नेटिक मोमेंट जैसे डाइपोल बताते हो ना, कोई पोलर है नॉन पोलर, वहां पे आप बताते हो डाइपोल मोमेंट निकालते हो, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है ना आपका, तो ऐसे यहाँ पे भी आप निकालते हो, इसका मेजर करते हो कि कौन ज्यादा मैग्नेटिक पैरामीटर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है बेटा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n into n+2 Bm, Bm is इसका यूनिट फॉर मैग्नेटॉन, रूट n into n+2 where n is what unpaired electron, number of unpaired electron। अब जैसे किसी का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा, जैसे क्रोमियम का पूछ दिया, क्रोमियम आयन Cr+2 का आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, उससे आप जाके कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम यूनिट्स डाइवेलेंट आयन। तो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है Cd5 4s1, राइट, बट Cr+2 का क्या होगा Cd4 4s0, Cd4 मतलब क्या अनपेयर्ड कितने 4, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू रूट n into n+2 4 into 4+2, तो 4 to 6, 6 में 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 24 Bm। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 24 का कितना होगा 4.9, समझा। ये पूरा टॉपिक में यही सब करना है, पहले मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बताओ, पहले लिखो, फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। क्वेश्चंस कैसे आएंगे एमसीक्यूज टाइप में, आपको समझो 4 आयन दे दिया है, पूछ लिया कि which one is the what diamagnetic, which one is paramagnetic, तो आयन में सबका कॉन्फिगरेशन चेक करो, फिर मैग्नेटिक मोमेंट पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड पूछ सकता है, उल्टा भी जैसे 4.9 दे दिया है ना, आयन है व्हाट मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 Bm है ना, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या वैल्यू दे दिया और पूछा है डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, क्या बोलोगे, वैल्यू दिया और पूछा कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, पैरा डाया होगा तो 0 होता है ना, समझा। चलो लिखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देखिए ट्रांजिशन द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, the compound of transition metals exhibit magnetic properties, magnetic compound of transition metals exhibit magnetic, आपके बुक का ही पॉइंट लिखा रहा हूं, magnetic properties
due to the unpaired electron, due to unpaired electron present in their atom or ion, present in their atom or ion. पहला लाइन क्लियर हो गया कि compound of transition metals, they exhibit the magnetic properties. Reason क्या बेटा? Due to what? Presence of unpaired electrons in their atom. आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, क्या कंटिन्यू. When a magnetic field is applied, when the magnetic field is applied, substance which are attracted, substance which are attracted towards the applied magnetic field, towards the applied magnetic field, are called paramagnetic, are called paramagnetic. मतलब जो अट्रैक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक. While the ones which are ONES which are repelled are called diamagnetic. क्या बोलेंगे उसको आप? Metal Fe, cobalt CO, nickel Ni are paramagnetic. Are paramagnetic. समझा? तो देखो यहाँ पे आपके बुक में ट्राई दिस करके दिया है. क्या लिखा है? वैसे तो डिलीटेड है बट आपको एंट्रेंस के लिए सब आना चाहिए. क्या लिखा देखो? पिक अप द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज. अब कैसे करोगे? समझ में आ रहा है आपको? जो भी आ रहा है उनके कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपको D1 से D9 मिलेगा तो पैरामैग्नेटिक ही होगा, और जिसका D0 या D10 मिलेगा तो दैट विल बी डायमैग्नेटिक. ठीक, एक तो एग्जांपल तो एटलीस्ट कर लो, क्वेश्चन लिख लो. पिक अप द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज. चलो कर लो इसको. तो क्या आप ओनली क्यों कर रहे हो कि किसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन कॉल करके वैसा आना चाहिए अपने को. पिक अप द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज. लिखिए कौन कौन सा है. Cu प्लस, तो सबका एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन लिखो. तो जैसे Cu प्लस, सेकंड है Fe प्लस C. अब आयन एक सीरीज से लिख लो. राइट साइड में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक. जैसे Cu प्लस है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो? 3d10 4s क्रोमियम है, अच्छा कॉपर है तो 3d10 4s1 प्लस बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा?
ठीक है, मतलब ऐसे ही सब जितने एग्जाम्पल है कंप्लीट कर लो तुम। Fe प्लस 3 है, उसके नीचे क्या है बोलो? Ni प्लस 2, Zn प्लस 2, कैडमियम प्लस 2, पीडी प्लस 2। अब कैडमियम और पीडी का एटॉमिक नंबर देखो क्या है, कौन से ग्रुप में है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कैडमियम कौन से पीरियड में बोलो? फिफ्थ पीरियड में, मतलब 4D होगा ना, 4D10 होगा है। कैडमियम बोल रहा है ना, मतलब 4D10 5s2 होगा, तो प्लस 2 बोल रहे हैं, मतलब 4D10 और 5s0, बराबर ना? समझा है किसे किया? कैडमियम देखो कौन से ग्रुप में है, 12 में। 12 ग्रुप में सबका कॉन्फ़िगरेशन D10 होगा। अरे ये भी तो निकालने आना चाहिए ना आपको। थर्ड में D1 होगा, फिर फोर्थ में D2, ऐसे बढ़ते जाओ, तो लास्ट में क्या होगा, सबका D10 ही आएगा ना। और D10 में तो 5s2 भी तो रहा होगा, बट प्लस 2 बोल रहे थे, 5s का इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, तो बचा 4D10। 4D10 मतलब क्या, पेयर्ड, तो पेयर्ड एलिमेंट क्या हो गया, पीडी देखो क्या है, पैलेडियम। हाँ, तो इसका मतलब ये 8 वाला है, तो मतलब ये 48 है। इधर देखो 28 वाला है ना, जैसे 38 वाला है, नीचे है इसके 4, तो 8 होगा और 5s2, बट इस पे चार्ज कितना बोल रहे हैं, प्लस 2, ये 0 हो गया, तो D8 मतलब अनपेड होगा। बाकी का कर लो। नहीं, आउटर कितना लिखो, जितना मैं इसका लिखा, इसका कितना था, 3D10 4s0। समझा क्या करना है सबको? जो आयन दिए हैं उनके पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अनपेड आता है तो पैरा, पेड़ आता है तो डाई। समझा तुम लोग को क्या करना है? तो
Done. इसीलिए जब भी आईएएस भी पूछा जाता है ना, तो आपको दो ही क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट है, अभी आपने कोऑर्डिनेशन का काउंट किया, दो ही चीजें बता देता हूँ। तो मैग्नेटिक मोमेंट आगे लिखे, चलिए लिखिए मैग्नेटिक मोमेंट of transition metals is calculated by formula क्या लिखोगे नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से लिखते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n प्लस 2, रूट n इंटू n प्लस 2 bm, बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है, ठीक है। लिखो वेयर n इज, नेक्स्ट नीचे से n लिख लो, क्या होता है नेक्स्ट टाइम से क्या बोहर BOH मैग्नेटम MAGNETON लिखा है, MAGNE मैग्नेटन, हो गया, हो गया। आगे लिखो n is, where n is number of unpaired electron, number of unpaired electron। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 हो तो वैल्यू क्या आना चाहिए, रूट 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है। तो लिखा भी है देखो, तो नोट करके लिख लो, अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, a single unpaired electron has magnetic moment mu equal to 1.73 bm, 1.73 bm, हो गया। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द
Calculate the spin only magnetic moment. इसको हम spin भी बोलते हैं. Spin only magnetic moment of divalent cation. Divalent मतलब दो चार्ज उस पे होगा, दो पॉजिटिव चार्ज. Divalent cation of transition metal with atomic number 25. With atomic number 25. 25 मैग्नीशियम. या तो अगर उस टाइम नहीं आ रहा है तो एम भी लिख सकते हो, चलेगा, तो ट्रांजिशन मेटल बोल रहा है. तो मैग्नीज 25. ऐसे मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है बेटा? आर्गन 4s 2 3d5. बट बोल रहा क्या बेटा? वो डाई मैग्नेटिक बोल रहे हैं, सॉरी डाइवैलेंट बोल रहे हैं. तो डाइवैलेंट मतलब क्या निकालोगे? Mn+2. तो आर्गन 4s 0 हो जाएगा, dd5. इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? क्या निकालोगे? मैग्नेटिक मोमेंट स्क्वायर रूट n into n+2 mu is equal to 5 into 5+2 5 to 7 7 5 जा कितना होगा? 36 का होता है 6. तो इसका 6 5.9 आएगा. कितना? 5.9. चलो क्या लिखा था? Calculate the spin only magnetic moment of divalent element having the family number 27. 27 किसका है? कोबाल्ट. तो CO प्लस की करना है. पेज नंबर 172.
निकालो चलो। तो जैसे आपने लिखा था ना एमएल, वैसे आपको सीओ प्लस 2 का निकालना है। चलो निकालो। तो वोल्ट निकाल प्लस 2 वोल्ट 27 सीओ प्लस 2 चलो निकालो इसको। नंबर आप 1 पे निकालो। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर हो गया। ऊपर देखो टेबल दिया हुआ है आपको, आयंस दिए हुए, उसके नंबर ऑफ पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट निकाला हुआ है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी है। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो नेक्स्ट वन। इसको अगर देखा जाए तो मैं क्रिस्टल फ्री थियरी में पूरा लिखवाया, मैंने यहीं से लिखवाया था ना, यहीं से लिखवाया था। अब यहाँ पे देखो क्या वाला पॉइंट, पहला जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो द कलर कंपाउंड। कलर किसके बेस पे डिपेंड ऑन द व्हाट एनर्जी, ऑब्जर्व एनर्जी, वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्व एनर्जी, एंड वी से द व्हाट कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ दैट। इसके बाद आप बताओगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो द कलर, कलर इज डिपेंड ऑन द 4 पॉइंट। पता नहीं क्यों सच में मैं मारूंगा तो क्यों चुपचाप बैठता था। आने के बाद भी तो बुरा लग रहा चाहिए आपको। तो कलर जो है इट डिपेंड ऑन द 4 पॉइंट। पहला है अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा डीडी ट्रांजिशन,
तीसरा नेचर ऑफ लिगेंड, और फोर्थ होता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्योंकि आपको मालूम है डी ऑर्बिटल जो होता है जब ये फ्री स्टेट में होता है मेटल, तो दे हैव इक्वल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, dxy dyz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। अगर सपोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो प्लेनर ऑर्बिटल उसका एनर्जी लोअर होता है, एक्सियल ऑर्बिटल का हायर होता है। ये क्या होता है, दो से डिवाइड हो जाते हैं, एक जो होता है वो P2C और दूसरा क्या होता है EG और T2C। तो इलेक्ट्रॉन जब भी क्या होगा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा, उसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। इसके बेस पे अगर एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे आपने लास्ट टाइम भी लिया था फॉर्मेशन में TiH2O6 प्लस 3, ये टिटेनियम प्लस 3 है, टिटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, राइट? तो कॉन्फिगरेशन होगा 3:4s2, बट Ti प्लस 3 करोगे तो 3D1 4s0। तो जब ये Ti प्लस 3 हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे यहाँ पे इसके ऑर्बिटल में, तो ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फिगरेशन होगा T2 से इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, तो दैट टाइम कॉन्फिगरेशन होगा जो T3 1 और EG 0। जल्दी निकल, थोड़ा निकल जल्दी निकल बाहर, चल बाहर से बाहर, सुन लीजिए बोल रहा हूँ बस, निकल आगे से। ग्राउंड स्टेट में कॉन्फिगरेशन क्या होगा, T2C1 EC0, राइट? जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, और दैट टाइम जैसे जंप कैसे कर पाएगा, उसके पास तो क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। एनर्जी जो भी ऑब्जर्व करेगा, जिस भी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा, उसी का उसको कलर दिखेगा। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, T2C 0 EC 1। तो दैट टाइम इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाएगा। समझा आपको चीज? तो डी ट्रांजिशन का आपको तो 4 पॉइंट है, और कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो द कलर कंपाउंड ड्यू टू, एक अनपेड ऑप्शन देखने का इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं, और दूसरा डी ट्रांजिशन। ये 2 पॉइंट में से कुछ दिया रहेगा, समझा? तो देखो ये तो ऑलरेडी हमने शायद आपको पूरा लिखवाया है, यहाँ से ही लिखवाया था। देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है स्टार्टिंग के पहले, a substance appeared colored, मिला आपको, if it absorb a portion of visible light, the color depend upon the wavelength of absorption in the visible region of electromagnetic radiation. क्या बोल रहा है फिर, आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट आर कलर्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर d ऑर्बिटल। वापस तो सब एक्सप्लेन करेगा कि d ऑर्बिटल जब फ्री स्टेट में रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज अ डीजनरेट ऑर्बिटल। बट जैसे ये किसी लिगैंड या किसी आयन से अप्रोच करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट टाइम इसका एनर्जी क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, और इट विल बी डिवाइडेड इन 2 सेट, एक लोअर सेट और एक लोअर एनर्जी और एक हायर एनर्जी। समझा? और इन दैट जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी, दैट टाइम दे विल बी ऑब्जर्व द एनर्जी ऑब्जर्व करेगा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का, एंड देन दे विल शो द व्हाट कलर ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्लियर? अब उसके बाद आपका लास्ट में देखो वो जो डायग्राम दिया है कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ के बेस पे दिया भी है, नीचे उसने एक एग्जांपल में ले लिया है, COH2O6 का लिया है, बराबर। और राइट साइड में आपको 4 पॉइंट लिखा हुआ है कि कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन रिलेट्स टू 4 पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी ट्रांजिशन, फिर नेचर ऑफ लिगैंड,
और ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ऑलरेडी ये शायद आपको लिखा है वहां पे, तो खुद से लिख पाओगे कि फिर से लिखा हुआ चीज है ना? कोऑर्डिनेशन का नोटबुक होगा ना? देखो क्या क्या लिखे हो आप उधर। कोऑर्डिनेशन का अमाउंट चल रहा है ना? हाँ कलर वाला देखो टॉपिक लिखा है ना? ट्रेजेडीज कॉपी कर लोगे वहां से? अभी करना है बाद में कर लोगे? और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मार्क करके रखो। डी ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। आपको सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में 3 मार्क या 4 मार्क में पूछना है। लिखना है तो प्यार से लिखोगे। देख लो आप पेज नंबर 172 पे जहाँ पे कलर हेडिंग है लेफ्ट साइड वाला पूरा पार्ट लिखोगे, है ना? और राइट साइड वाला भी कहाँ तक लिखोगे बेटा? हाँ वही पूरा है, ठीक। और उसके बाद वो चारों पॉइंट लिख लोगे। कौन सा चारों पॉइंट? और बाद में वो बताओ। और वो 4 पॉइंट लिख दो। रीजन जो है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन रिलेट्स टू। 4 पॉइंट है ना? क्या क्या? ट्रांजिशन, अनपेयर्ड, लिगैंड, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में डिपेंड करता है ना, क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है तो इजी नीचे आ जाता है, इजी ऊपर आता है। क्लियर? और लिगैंड भी है, स्ट्रॉन्गर लिगैंड होगा तो पेयरिंग हो जाता है, वीक फील्ड लिगैंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा। समझा? और पाओगे लिख लोगे वहां से। चलो हेडिंग डालो फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। एक पेज पूरा, एक साइड पूरा छोड़ दो। एक साइड पूरा लगेगा। तो 4-5 लाइन में। अरे यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हो। पहले 172 का सब्सटेंस अपीयर से लेके कहाँ तक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बाद राइट वाला पहला ग्राफ जो है तो आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड, वहां से कहाँ तक लिखोगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल, वहां तक लिख लो। स्टार्टिंग में 3 लाइन हो गया। इसके बाद वापस से एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फिर वो पॉइंट लिख लो। कौन सा? 4 पॉइंट। समझा? चारों पॉइंट लिख लिया। उसके बाद एग्जाम्पल चाहोगे तो एग्जाम्पल लिख देना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर 3 या 4 मार्क में है तो लिखना पड़ता है। वो जो डायग्राम के नीचे एग्जाम्पल है ना वो लिखना। डन? तो चलो आगे हेडिंग कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में देखो, ये भी आपको 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी। आपको मालूम है ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं मैक्सिमम रिडक्शन जब भी करते हो कि हमारी यूजिंग रेडिएशन, जैसे अल्कीन को अल्कीन में करते हैं तो अब मीटर प्लैटिनम पैलेडियम स्टीफन रिएक्शन में हम जितने भी रिएक्शन करते हो उसको आप यहां से एलिमेंट लेते हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है बेटा दे शोज द वर्ड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इतना लिखने के बाद आप डायरेक्टली एग्जांपल पे जाओ। बुक में देखो एग्जांपल को दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल ऐसे दिया होगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड चलेगा। MnO2 is act as a catalyst in the decomposition of what? Potassium chlorate। KClO3 को ब्रेक करते हो तो KClO बनता है, तो वहां पे भी अपने को क्या यूज होता है? MnO2।
दूसरा पॉइंट जैसे एमपी है, एमपी इज व्हाट कैटलिस्ट की फॉर्मेशन ऑफ व्हाट अमोनिया, एवं प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं तो एमपी कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जो बुक में 2 पॉइंट के बाद हम सीधा वही अपने ऑर्गेनिक रिएक्शन का अगर मालूम है तो भी यूज कर सकते हो। एंड अनेकल प्लैटिनम इज यूज्ड एज अ व्हाट कैटलिस्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल को अगर आपने हाइड्रोजन डाल दो तो भी फाइड बनता है, तो हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स and their compound, transition element and their compound exhibit good catalytic properties. Good catalytic properties. Examples. First, MnO2, जो भी आपके बुक में मैं लिखा रहा हूँ, MnO2 act as a catalyst for decomposition of potassium chlorate KClO3। इसको हीट करते हो बेटा तो KCl मिलता है प्लस CO2, बैलेंस करेंगे 2KCl और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या आता है MnO2। रिएक्शन चाहिए तो लिख लो। डीकंपोजिशन मतलब कोई कंपाउंड दो पार्ट में ब्रेक हो, 2 और मोर कंपाउंड में ब्रेक हो, दैट इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन। सेकंड पॉइंट, in manufacture of ammonia, ammonia by Haber process, कौन सा molybdenum ना, molybdenum MO and Fe, पब्लिक करके लिखना है MO और फिर Fe is used as a what catalyst। वैसे कैटलिस्ट उसमें होता है Fe और molybdenum प्रमोटर की तरह वर्क करता है। प्रमोटर मतलब क्या है, सबसे increase the reactivity of catalyst, that is called as promoter। अदर एग्जांपल ये तो ऑफिसर होना है, दो ही में बहुत है। एक और बोलिए, निकल एनाइड, निकल प्लैटिनम और पैलेडियम सीडिंग used as catalyst in formation of saturated hydrocarbons from unsaturated hydrocarbons। बराबर ना, अल्कीन से भी अल्कीन बनता है, अल्काइन से भी अल्कीन बनता है, दोनों में यूज करते हैं निकल।
स्पेस एक्स्ट्रा, निकल आपका पैरेंट हो गया, बट जो उसका जिसके टैप होने के कारण जो बचा है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल पैरेंट मेटल। थर्ड थर्ड अब थर्ड क्या करना, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर किया है पैरेंट मेटल से, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हायर। तो क्या लिख रहा है देखो, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स किसको बोल रहा है, वही पैरेंट को ही बोल रहा है, राइट। देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन प्योर मेटल्स। प्योर मतलब वही पैरेंट भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, पैरेंट मेटल्स ही। एक और लिख लो, देयर डेंसिटी आर लेस देन पैरेंट मेटल। डेंसिटी आर लेस देन पैरेंट मेटल, हल्का हो जाएगा है ना उससे, से कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, पैरेंट मेटल आर लेस देन पैरेंट मेटल। चलो वेडिंग डालो। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। एक नंबर प्रॉपर्टी। चलो टॉपिक ही अभी है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। क्या था एलॉय भाई, ट्रांजिशन मेटल अदर मेटल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मेटल एलॉय। ब्रॉन्ज मालूम है ना सब। अच्छा दो टाइप के मेटल एलॉयज होते हैं यहाँ पे, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें Fe आयरन का परसेंटेज ज्यादा होगा, नॉन फेरस जिसमें फेरस नहीं होगा, आयरन नहीं होगा। तो लिख लीजिए, होता है ब्रॉन्ज होता है जिसमें ट्रांजिशन दो मेटल्स का मिक्स करके लिखो। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स मेटल एलॉय। ठीक है, बहुत सारा मतलब जितना लिखो जितना आप लिख पाओ इजिली, मेटल एलॉय। क्लियर, आगे लिखो, दे आर क्लासिफाइड इन टू टाइप, they are classified in two types. First, ferrous, ferrous alloy, FERROUS, ferrous alloy. Done? Yes. Okay. The alloys which contain higher percentage of iron, higher percentage of iron, right? Example, nickel steel, comma, chromium steel, स्टेनलेस स्टील। अच्छा कभी एमसीक्यू में एक दो बार क्वेश्चन आया कि स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो 2%। तो मार्क कर लो उसको, लिख लो, ऑल स्टील हैव 2% कार्बन, 2% कार्बन, ऑल स्टील हैव 2% कार्बन। सेकेंड है नॉन फेरस, नॉन फेरस एलॉय। तो लिखिए, these type of alloys formed by, these type of alloy are formed by mixing of transition metal other than iron. They are formed by mixing transition metal other than iron.
with non transition element, इसमें होता है these type are alloys formed by the transition metal, बस transition metal में क्या नहीं होना चाहिए, iron, metal other than iron with a non transition element, जैसे ट्रांजिशन मेटल लिया आपने, निकल ले लो बस ओनली Fe को छोड़ के, और इसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट ले लो, उन दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है बेटा आपका नॉन फेरस आयरन। तो फेरस में आयरन का परसेंटेज ज्यादा होता है, मतलब Fe लेंगे और दूसरा कोई भी ले लो, पर नॉन फेरस में Fe नहीं होना चाहिए ट्रांजिशन में, बाकी कुछ भी ले सकते। डन। इसके बाद इसमें एग्जांपल लिख लो, ब्रास, BRASS, which is the, उसमें लिख लो ब्रास इज द alloy of copper and zinc। ये पूछा गया, इसको अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू में पूछता है ब्रास कंटेन द एलिमेंट, तो ऑप्शन आपको मार्क करना होगा। ब्रास में क्या होता है बेटा, कॉपर एंड जिंक। डन। यूजेस ऑफ एलॉय, यूजेस, तो कोई भी दो यूजेस लिख लो, कंप्लीट कर लो। राइट इन टू यूजेस। यूजेस पूरा पढ़ना है एमसीक्यूज के लिए। सोच के डन। चलो अभी देखो आप डिलीटेड पोर्शन क्या क्या है, देखो पेज नंबर 175 पे हो, कंपाउंड ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम, ये पूरा डिलीटेड है प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, तो कैंसिल कर लो उसको। हाँ तो सीडी में प्रिपरेशन को पूछा जाएगा, इसके ओर का फॉर्मूला आना चाहिए ना बस। फिर है 176 में भी यूजेस ऑफ KMnO4 कैंसर, पूरा लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट कैंसल है। डन। और कॉमन प्रॉपर्टीज के ऊपर का भी टॉपिक, हाँ तो डायरेक्टली क्या है आपको, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि ऑलरेडी हमने किया। अच्छा डिलीटेड क्या किया, मार्क कराया पहले से, तो ये देखो है आपका कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो चुका है, फिर वापस वही है, किया ना हमने फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दे आर ये सब लिखाया मैंने आपको, दे आर हार्ड हाई डेंसिटी, ये भी लिखाया है, ये भी लिखा दिया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये भी लिखा आपने, दे कैन फॉर्म एलॉय ये भी आपने भी देखा, फिर they are mostly they are paramagnetic, फिर most of them are catalyst, मतलब जितने आपने पीछे टॉपिक किया है उसके बेस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज बना दिया।
एक कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी आप खुद से लिख के लाओ, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख के लाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे आगे।